नमस्कार, शी इंस्पायर्स के 6th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की तो आप सभी ने सुनी है और इसी को साक्षात करती हुई आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस कृष्णा स्नेह, जो एक सिस्टमैटिक करियर प्लानिंग और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोच हैं, जो ये मानती हैं कि डिसीजंस डिजाइन योर डेस्टिनी। शी इज ऑन अ मिशन टू एम्पावर स्टूडेंट्स सो दैट दे ऑप्ट फॉर देयर राइट करियर चॉइसेस। She is also a recipient of President's Award for her Scout and Guides community services. इतना ही नहीं और ये सब मैनेज करते करते उन्होंने एक अपना इंस्टीट्यूट भी खोल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड शी इज अ मदर ऑफ 2 beautiful daughters as well. So today let's welcome Mrs. Krishna Sneh on the show. Hi Krishna, thank you so much for being here today. Hello, धन्यवाद. It was really such a beautiful introduction. Thank you. Oh, Yeah. it's my pleasure. तो कृष्णा, आज आपने इतना प्यारा अपने लिए एक इंस्टीट्यूट खोल लिया है, आप स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं और आप हमारे साथ आज रांची से जुड़ी हैं। तो क्या हमेशा से ही ये गाइडेंस, ये काउंसलिंग आपका पैशन रहा था, या व्हाट वाज द जर्नी, व्हाट वर द टर्निंग पॉइंट्स इन योर जर्नी? अगर आप बचपन से ज़रा अपनी अपब्रिंगिंग से थोड़ा बहुत हमें बता पाएँ तो। जी. पूनम, एक्चुअली मैं जैसे कि झारखंड राज्य से बिलोंग करती हूँ. उस वक्त ये बिहार हुआ करता था, क्योंकि हम लोग 7 भाई बहन हैं. मैं और मेरे से जो बड़ी बहन थी, हम लोग काफी ब्लेस्ड रहे इस मायने में कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा, मेरा माँ भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 7th पास थी, और पिताजी भी इंटरमीडिएट पढ़े हुए थे, गवर्नमेंट जॉब में थे. लेकिन उन्होंने हम दोनों बहनों को पूरा वो अपॉर्चुनिटी दिया कि हम पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें. हम लोग दोनों पहली लड़कियां थी जिनको कि मिशनरी स्कूल, मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला. हिंदी मीडियम था, लेकिन उस वक्त बिहार का बेस्ट स्कूल था, सेंट एन्स गर्ल्स हाई स्कूल, रांची. राइट. दूसरी बात, हम दोनों ही बहनें पहली लड़कियां थी जो कि मैट्रिकुलेशन फर्स्ट डिवीजन से पास हुई. अरे वाह, क्या बात! और हमारी पढ़ाई फिर आगे चलती रही, और हमने मास्टर्स किया अगेन. हम दोनों बहनें पहली लड़कियां अपने परिवार में, दोनों ही तरफ, दादी घर में नानी घर में, दोनों ही तरफ पहली लड़कियां थी जिन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई की. सो ऐसा ऐसा ये जर्नी रहा. इन द मीन टाइम हमने अपनी माँ को खोया, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था. ट्रीटमेंट जो चलना था चला, लेकिन वी कुड नॉट सेव हर. ठीक है. और मैं उस वक्त करीब 10 साढ़े 10 साल की रही होंगी. उस स्कूल में ही थी. मुझे लगता है मैं शायद 7th क्लास में रही हूँ. उस वक्त ही उनको खो दिया. और फिर पिताजी ने समहाउ समेटा. उन्होंने दूसरी शादी नहीं की. और भाभी मेरी थी घर में, तो हम लोग जैसे तैसे भाई बहन मिलकर के एक दूसरे को बस संभालते हुए हम आगे बढ़ते रहे. और थोड़ा डिस्टर्ब तो रहा डेफिनेटली फैमिली लाइफ, अगर अब मैं बात कहूँ तो. उसके बावजूद भी एक था कहीं ना कहीं कि कुछ तो करना है लाइफ में. ये चीज हमारे अंदर आ गया था. और मैं एक थोड़ी रिबेलियन काइंड की बच्ची थी. और उसके बारे में मैं जस्ट एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जी। आज आप जो मेरा हेयर कट देख रहे हैं, हमारे स्कूल में भी हमारी मेरा लंबा बाल होता था, मेरा कमर जितना बाल था मेरा. और हमें 2 चोटी बना के स्कूल जाना होता था. राइट. सो एक मुझे हमेशा हमारे घर में वो रोक टोक होती थी कि आप बाल नहीं काट सकते, बाल आप खुले नहीं रख सकते. तो आप समझो कि बस उसी के अगेंस्ट मैंने जा करके कि जैसे, चूंकि स्कूल का एक बाइंडिंग था, इसलिए जैसे मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया, मेरा पहला चीज था कि मैंने अपने हेयर कट करा, और वो भी एकदम बॉय कट. ओह तो माय गॉड! तो तो इस तरह का. एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर माय फैमिली. मेरे घर में मेरा पिताजी तो बहुत चूंकि वो थे रूढ़िवादी ये से बैकग्राउंड से, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के लगते थे, आज जैसे हुँ। सोचती हूँ. तो उस वक्त
उनका बहुत कुछ वैसा रिएक्शन नहीं आया जितना कि मेरे भाइयों का आया था कि भाई आपने बाल कटवा ही क्यों लिया, राइट। और हाँ, आपने एक और चीज पूछा था कि करियर काउंसलिंग को लेकर के। तो सिंस कुछ तो एक तो था दिमाग में कि हाँ कुछ करना है, लेकिन पता नहीं था कि क्या करना है। ठीक। सो समहाउ हम स्ट्रगल करके आगे बढ़ते रहे। स्ट्रगल इन द सेंस, देखिए हमें फाइनेंशियली कोई वो नहीं था, लेकिन पिताजी का पूरा सपोर्ट था डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन ये था कि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं था, या हमें कोई बताने वाला नहीं था कि आपको फलाना सब्जेक्ट चूज करना है या फलाने कॉलेज में। जब मुझे याद है 95 में मैंने मैट्रिक पास किया, और उसके बाद जब मैं गई कॉलेज में मैंने एडमिशन के लिए मैं खुद ही गई, ठीक है। तो इस तरह से ये कहें कि से एक ही आप हम काफी मैं इंडिपेंडेंट गर्ल रही हैं, है ना? सो जी बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और तो यू वो एक वेंट अगेंस्ट द सुपरस्टिशंस प्रॉब्ली, यू नो, जो आपके हिसाब से सही नहीं था, वो उस चीज को आप फॉलो नहीं करती थी, हर चीज को आप क्वेश्चन करती थी। और ये क्यूरियस माइंड ही एक्चुअली, यू नो, आंसर्स लेकर के आता है लाइफ में, एक डायरेक्शन देता है उन लाइफ को। इसलिए पहले के टाइम में तो इतना एनकरेजमेंट नहीं होता था, यू नो, प्रश्न पूछने के लिए, बट आज की तारीख में तो हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो प्रश्न पूछें। क्योंकि जब जिज्ञासा होगी जी किसी चीज को जानने की, तभी बच्चा कुछ समझ पाएगा, कुछ नया सीख पाएगा। तो ये क्वालिटी, यू नो, अगेंस्ट जाके भी आपके अंदर थी, तो ये उस टाइम के हिसाब से काफी काफी बड़ी बात है। जी बिल्कुल। तो अब तो आप मैट्रिकुलेट कर ली आपने, यू नो, यू वर द फर्स्ट इन योर फैमिली, यू नो, टू मेक योर हम्म, फैमिली प्राउड, योर सेल्फ प्राउड टू डू दैट। फिर उसके बाद हम्म। किस तरीके से आपने अपना प्रोफेशनल करियर चूज किया? किस तरीके से आपको पहला आपका प्रॉब्ली ब्रेक मिला? यू नो, व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब काइंड ऑफ, एंड हाउ वाज इट? जी। जब मैं मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने साइकोलॉजी से मास्टर्स किया है। और उस वक्त मैंने वहां पे एडुकेशनल साइकोलॉजी एक पेपर हुआ करता था हमारा। तो उसमें मैंने पढ़ा था ये एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो वहीं से फिर एक मुझे लगा कि नहीं, ये एक चीज है जो सच में बहुत अपीलिंग है और बहुत नीड है उसकी। क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अगर स्कूल स्कूल टाइम में मैं चूंकि हिंदी मीडियम में थी, लेकिन इंग्लिश के प्रति एक इंक्लाइनेशन था। उस दौर में जो कोई भी थोड़े अच्छे शब्द यूज कर लेता था अंग्रेजी का, तो उसकी बड़ी पूछ होती थी, है ना। जी जी। तो हमारे अंदर भी वो चीज था कि भाई हमें भी अंग्रेजी बोलनी है। मेरे हाँ, एक जैसे बचपन के दौरान हमारे ये टीवी में एक प्रोग्राम आता था, एक सीरियल आया करता था, कल्याणी, किरण बेदी जी के लाइफ पे बना था। उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था एक्चुअली। तो उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं, मैं इसी फील्ड में जाने वाली हूँ, मुझे बनना है पुलिस ऑफिसर। लेकिन बाद में फिर वो वैसे ही रह गया। हाँ, उससे ये जरूर हो गया कि एक एक मोटिवेशन अंदर हमेशा रहा कि नहीं, लाइफ में कुछ तो करना है मुझे, सिर्फ घर का वो चूल्हा चौका सिर्फ नहीं नहीं। करना है। हाँ, मेरा जन्म उसके लिए सिर्फ नहीं हुआ है कि मुझे घर में खाना बनाना है और वैसे लाइफ बिता देनी है, ये तो नहीं करना है। नहीं पता था क्या करना है, लेकिन वो नहीं करना है, ये मैं वो फर्श। नहीं करना। हाँ। इसी बीच एक चूंकि मुझे इंग्लिश सीखने का चाव था, तो मैंने एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, यहाँ झारखंड रांची का काफी नामी इंस्टीट्यूट था, स्पेनिन बोल के, वहां मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया। तो उस वक्त 6 मंथ्स का कोर्स होता था, 2 महीने के ग्रामर क्लासेस एंड 4 मंथ्स के स्पोकन क्लासेस। तो ग्रामर, चूंकि इंग्लिश के प्रति एक इंग्लिश में इंटरेस्ट भी था, और मुझे लगता था कि नहीं, मेरी भाषा अच्छी होनी चाहिए, तो ग्रामर काफी अच्छा था। तो मुझे लगता है 10-15 दिन मैंने क्लास किए होंगे। उसके बाद जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सामने से बोला कि सो वुड यू लाइक टू टेक क्लासेस फॉर ग्रामर। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, या बोले कि बहुत वैसा वाला कदम था, है ना। क्योंकि हमारे फैमिली में प्राइवेट जॉब के लिए बिल्कुल भी नो। ठीक है, आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन आपको जाना है आप सरकारी का नौकरी करो, प्राइवेट जॉब नहीं कर।
तो वो जिस दिन मैंने आकर के घर में मैंने अपने पिताजी को बोला कि मुझे ये ऑफर मिला है और अब मैं क्लासेस लेना चाहती हूँ, तो थोड़ी बहुत वो नोक-झोंक हुई। फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना तो है। तो देन ही टोल्ड, अच्छा ठीक है, जाओ 2 घंटे पढ़ाना है पढ़ाओ। और उस वक़्त 2 घंटे क्लासेस लेने के हमें ₹25 मिलते थे। अच्छा। वो भी काफ़ी बड़ी दैट चीज़ वाज़ होती है, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। हाँ, ठीक है, ₹25 में 2 घंटे। तो एनीवे, सीखने का बहुत वो था, चाव था कि हाँ चलो कुछ भी है, अपने से खुद के पैसे कमा रहे हैं, खुद के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे याद है कि फिर वो पैसे मैंने जमा करके, और साथ में मैं ट्यूशन्स भी घर में 1-2 पढ़ाती थी, तो उसके पैसे मैंने जमा किए थे और फिर मैंने अपने पिताजी के लिए एक शर्ट पैंट का कपड़ा खरीदा। अरे सो वाह! दैट वाज़ या वो वो मेरे फिर पिताजी के लिए उनकी जो चेहरे में जो चमक आई थी, वो आज भी मुझे याद है कि कितने खुश थे। एक्चुअली ऑन ग्रेजुएशन उस वक़्त मैं मास्टर्स कर ही रही थी, और जैसे मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मुझे याद है मैंने सेकंड ईयर के पैसे भी अपने ही अर्निंग से खुद ही पे किए थे, फीस के पैसे। तो बड़ा अच्छा अंदर से फीलिंग आया कि चलो, अब मुझे माँगने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं जो करना चाहूँगी उसके लिए मैं कमा के खुद से दे सकती हूँ। तो एक बड़ा सैटिस्फैक्शन आया, राइट? बहुत एंड ही वहीं से एक फिर मुझे लगता है। बहुत ही एक इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। क्योंकि एक बार जब आप यंग एज में कमाना शुरू कर देते हैं, वो इंडिपेंडेंस आपके अंदर आ जाती है। और जैसे आपने बताया कि आपने अपने पिताजी के लिए गिफ्ट खरीदा था और वो उस गिफ्ट से बहुत ही खुश थे और बहुत ही प्राउड उनके अंदर था अपनी बेटी की इस अचीवमेंट को लेके और उनकी इस प्यार को लेकर के। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लाइफ लॉन्ग भूल नहीं पाते और कई बार ये एक स्टेपिंग स्टोन बन जाते हैं आपकी लाइफ में। उस एज में कमाना शुरू करने के बाद ये हो नहीं सकता कि आप कभी किसी से पैसे माँगे, क्योंकि वो आपका कॉन्शियस उस चीज़ को अलाउ नहीं करता करने के लिए। तो वही शायद आपकी जर्नी में आपकी स्ट्रेंथ भी रहा, क्योंकि आपके फादर आपके लिए सपोर्टिव थे, आप अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार थी। जैसे आपने बताया आपने ट्यूशन्स ली, आपने ₹25 2 घंटे पढ़ाने के कर के अपने पैसे जोड़े और इस धीरे-धीरे अपने करियर को प्रोग्रेस की तरफ आप लेके जाती रहीं। एक कंज़र्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से आने के बाद आज आप क्यूटी मार्क्स आपने अपना नया इंस्टीट्यूट खोला है और जहाँ आप बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हैं, अपने आप में ही एक बहुत इंस्पायरिंग स्टेप है, एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। फिर आगे मतलब किस तरीके से मतलब आपकी फैमिली आफ्टर योर वेडिंग हाउ वाज़ द सिचुएशन एंड क्या रही थोड़ी बहुत स्ट्रगल उसके बाद आपकी? हाँ, सो बिफोर मैरिज मेरी शादी 2010 में हुई, ओके, ठीक है? और एक्चुअली एक कंडीशन थी जो मैंने क्लियरली मेरे पिताजी को बोला था कि ठीक है, आई एम रेडी टू गेट मैरिड, लेकिन शादी उसी फैमिली में करूंगी जहाँ पे कि मुझे काम करने की आजादी होगी। तो अच्छा, मैं इसमें अपने फादर को हमेशा मतलब इसके लिए उनकी बहुत ऋणी रहती हूँ कि उन्होंने इसमें भी मेरा साथ दिया। और वो जहाँ भी उस वक़्त गर्ल्स के लिए प्रपोज़ल लेके जाते थे डिफरेंट फैमिलीज़ में, और ये जहाँ भी जाते थे तो बात इसी से शुरू करते थे कि मेरी बेटी काम करना चाहती है, आपको पसंद है, तो हम बात आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज़ फिर चलिए ठीक है फिर आप देख लीजिए अपना। तो काफ़ी लोगों के बीच में उनकी बहुत निंदा होती थी उस वक़्त। आप सोचिए, उस तरह से भी उन्होंने पीछे अपने कदम नहीं खींचे। फिर भी उन्होंने इस चीज़ को लेकर के ही आगे वो बढ़े, और फिर वैसे ही जगह में शादी हुई। हालाँकि ये एक थोड़ा सेमी अर्बन एरिया है जहाँ मेरी शादी हुई। मैं रांची कैपिटल में हूँ, और वहाँ से 45 किलोमीटर्स ये सेमी अर्बन एरिया है, नगर पंचायत एरिया है जहाँ मेरी शादी हुई। वहाँ आने के बाद डेफ़िनेटली स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल हुँ। इसलिए रहा क्योंकि मेरी जो सोच थी, मेरी जैसी परवरिश थी, या जिस तरह से हम लोग आगे बढ़े थे, तो उसमें और यहाँ के माहौल में बहुत ज़मीन आसमान का। मेरे इन-लॉज़ ये फैमिली में
ये ठीक था, एक बात थी कि हाँ आप काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रेडिशनल फैमिली ही है और वहाँ एक्सपेक्टेशंस जैसे नॉर्मल हाउसेस में रहते हैं बहुओं से, उसी तरह के एक्सपेक्टेशंस थे। तो शायद उसमें मैं खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि मतलब मैं ही क्यों हर चीज को चेंज लाऊं, हर चीज में मैं ही क्यों बनूं। हम्म। सामने अगर कोई चीज है तो आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर, ठीक है। हम्म। तो उस तरह का, चूंकि वो नेचर मेरा शुरू से रहा था, यहाँ भी वही रहा, जी। तो दिक्कतें तो बहुत आई मुझे। लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर लकीली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वापस से मैंने फिर काम शुरू किया आफ्टर मैरिज, तो वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा अवसर मिला काम करने का। यहाँ एक न्यू स्कूल शुरू हुआ था, डीएवी ग्रुप का स्कूल था। तो वहाँ वहाँ की मैं फाउंडिंग हेडमिस्ट्रेस रही, और आई ओ अ लॉट टू द मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट को मैं बहुत, मतलब दिल से सच में मैं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये फ्रीडम दिया कि आप अपनी बेटी को लेकर के स्कूल जा सकते हैं। मेरी 6 महीने की बच्ची थी, या। उसको मैं लेकर के स्कूल जाती थी, और वहां से वो सपोर्ट मिला। तो मैंने भी इनफैक्ट जितना कुछ दे सकती थी, मुझे 35 बच्चों के साथ स्कूल मिला था, उसको मैंने 250 बच्चों तक पहुंचाया, और वो भी विद इन 1.5 to 2 years। तो वो एक बड़ा अचीवमेंट अगेन था, और सब कुछ ठीक ही जा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं अपनी बच्चियों को अच्छा एडुकेशन शायद नहीं दे पाऊंगी इस एरिया में रह, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं दूसरे के बच्चों को तो पढ़ा रही हूँ, उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करा दे रही हूँ, मेरी बच्चियों का क्या। उस हम्म। वक्त मेरी एक ही बेटी थी, तो उसके लिए लगता था कि इसका क्या। लेकिन फिर भी इसी बीच फिर मेरी दूसरी बेटी भी हो गई, और वो एक ब्रेक था मेरे लिए। कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस थे कि मैं फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई जॉब को, मुझे छोड़ना पड़ा बीच में। फिर वापस उसके 6 महीने हो गए थे, 6 महीने की बेटी हो गई थी, तब फिर वापस बैक टू वर्क आना था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे यहाँ से स्विच करना चाहिए, और फिर मैं वापस रांची चली गई। फिर वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई। मेरे हम्म। हस्बैंड भी उस वक्त दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे, उनका भी ट्रांसफर हो गया था। तो हम्म। वो भी लाइक साथ नहीं रह रहे थे, मैं अकेली थी, मुझे हर चीज देखना था। और ठीक है, एक फैमिली का है, आपको सपोर्ट मिल जाता है, फिर भी एज अ मदर यू हैव टू डू अ लॉट। आप जब वर्किंग होते हो, एंड वो भी एज अ सिंगल मदर, आई विल नॉट टेल, लेकिन उस वक्त फॉर द के लिए, टाइमिंग। फॉर द टाइम बिंग, कि आपको हर एक चीज मैनेज करना है। ठीक हम्म। है, बच्चे के पीटीएम से लेकर के घर के राशन तक हर कुछ आपको देखना है। हम्म। तो दैट वाज द टाइम कि बहुत स्ट्रगल्स थे। थोड़ी चिड़चिड़ी भी मैं कभी कभी हो जाती थी अपनी बच्चियों के साथ, या थोड़ा रूड हो जाती थी, लेकिन फिर भी दे सपोर्टेड मी, मतलब सच में आई एम मैं रियली तारीफ ब्लेस्ड टू करती हूँ इस हैव। बात की कि आप इतने ओपनली अपनी स्ट्रगल्स शेयर कर रही हैं। आप अपने फेलियर्स तो मैं नहीं कहूँगी, बट मिस्टेक्स ज़रूर, हाँ, एज अ पेरेंट जो हम कभी कभी कर देते हैं व्हेन वी आर ओवरबर्डन्ड, और वो चाहते ना कहीं बच्चों के ऊपर निकल जाती हैं। बट यस, बिल्कुल। किड्स चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका टेक देख करके कि आप 6 महीने की छोटी बच्ची को लेके जाने अपने साथ रख करके भी आप सारा काम कर रही थी। देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि माँ जिन वैल्यूज के लिए खड़ी होती है, वो वैल्यूज बच्चों में भी आती हैं। आज के टाइम में भी हम बोलें कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, या बहुत मॉडर्न एक सोसाइटी हमारी बन रही है, बट स्टिल आई सी एंड आई फील दैट आज के टाइम में भी वुमेन को वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, वो सपोर्ट जो एज अ मदर, जो एज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली मेंबर आपको मिलनी चाहिए, वो बहुत जगह नहीं मिल पाती है। और यही कारण होता है कि बहुत सारी लेडीज को, वो कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, आफ्टर अ स्टेज जॉब्स छोड़नी पड़ती हैं, अपना करियर छोड़ना पड़ता है। पर जब हम किसी चीज का स्टैंड लेते हैं तो हमारे बच्चे हमें देख के ही बड़े होते हैं, तो वो भी उन चीजों के लिए स्टैंड लेना सीखते हैं।
आज की डेट में अगर कोई मदर किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन झेल रही है, या अब्यूज़ झेल रही है, तो अगर वो फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड भी है, तो दे टेक इट कि ये प्रोबब्ली दिस इज़ द वे वुमेन शुड बी ट्रीटेड और दिस इज़ नॉर्मल इन द हम्म। सोसाइटी। तो दैट मेल चाइल्ड माइट ग्रो अप to treat his wife to be wife in the similar manner. बट अगर वहीं पे मदर एक स्टैंड लेती हैं एंड शी से नो टू द एक्सप्लॉयटेशन, शी स्टैंड्स अप फॉर हरसेल्फ एंड फॉर हर किड्स, देन द किड्स रियलाइज दैट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड टेक से नो टू एनी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो जो स्टैंड आपने लिया इतनी हार्डशिप्स के बाद अपनी दो दो बच्चियों के साथ, आपने जिस तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज किया है, इट्स रियली रियली कमेंडेबल। एंड आई होप कि जो भी हमारी ऑडियंस हैं जो सुन रही हैं वो इस चीज़ से हिम्मत लें, क्योंकि स्ट्रगल्स तो लाइफ में आएंगी ही, क्योंकि हम उस जनरेशन में हैं जहाँ मदर्स ने काम नहीं किया है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाना प्रॉब्ली उस जनरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है, और इसलिए हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्ली कमिंग जनरेशन्स में हमें ये दिक्कत नहीं होगी जब हमारे बच्चे वर्किंग होंगे तब। बट ये टाइम है जो वो स्विचिंग फेज है, जिस वजह से हमें इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। बट जो भी क्यों ना हो, आपके अंदर का जो हुनर है, जो आप करना चाहती हैं, आपको भी अपनी जिंदगी जीने का उतना ही अधिकार है। प्लीज अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि आप ले पाएंगी तभी वो बच्चे भी कुछ सीख पाएंगे, तभी वो भी कुछ आगे कर पाएंगे। तो आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय योर स्टोरी कृष्णा, मतलब बहुत ही टचिंग रही है ये अभी तक। तो फिर आप अब चलिए, बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो गए, आपकी स्ट्रगल से भी प्रॉब्ली आप धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। अब उसके बाद ये क्यूटी मार्क किस तरीके से एस्टेब्लिश हुआ एक स्कूल हेडमिस्ट्रेस होने के बाद? जब मैं रांची शिफ्ट हुई तब फिर मैंने डेफिनेटली वहां पे मेरे लिए हेडमिस्ट्रेस के जॉब्स नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने स्कूल में एज अ टीचर ही ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ छोटी वाली बेटी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ रह रही थी, तो मुझे फिर वहां से रिजाइन करना पड़ा। एंड देन फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बीएड कॉलेज में काम करने का। हाँ, एडुकेशन आपने पढ़ा था, अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का, या जो न्यू बडिंग टीचर्स थे उनको गाइड करने का एक मौका मिला। तो दैट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। वहाँ जो मैंने एज अ स्टूडेंट जो स्ट्रगल्स देखे थे, और जहां मुझे लगता था कि टीचर्स को कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो उन सब पॉइंट्स को फिर मैंने अपने क्लास में इंक्लूड किया। जो न्यूबीज थे, नए टीचर्स, टू बी टीचर्स थे, उनको मैंने वो चीजें इम्पार्ट की कि अब आप जो चैलेंजेस है बच्चों के, उसको कैसे समझते हुए उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, और कैसे उनको एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देना है। तो अगेन आई एम वेरी लकी, यू नो, रिगार्डिंग दिस, कि मैंने जहां भी काम किया, जैसे मैंने स्पेनिन में काम किया, तो वहां भी जो मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे या जो सबॉर्डिनेट्स थे, उनके बीच एक मेरा एक, मुझे वो लोग काफी रेस्पेक्ट करते थे। और एक मुझे लगता है थोड़ा तो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहा है मेरा, तो शायद उस वजह से लोगों को हमेशा एक डिफरेंट कुछ मिलता होगा, अप्रोच मिलता होगा। तो मे बी उसकी वजह से एक एक्सेप्टेंस मिलती रही थी। साथ ही साथ देखिए, ये करियर काउंसलिंग की जो बात है, चूंकि मैं साइकोलॉजिस्ट रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत लोग सलाह, वो ये कहें कि वो फ्री हम्म। ऑफ कॉस्ट जो सलाह है, वो हमेशा लोग, पीपल लुक हम्म। अप टू मी। ठीक हम्म। है, जो मेरे सराउंडिंग्स में जितने लोग रहे, तो हम्म। मुझे याद है अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, बीएड में मैंने बच्ची को पढ़ाया था, उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग्स हुई। उस लड़की ने मुझे कॉल किया, बोला कि मैम मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, व्हाट शुड आई डू। तो मतलब ठीक है, वो एक कुछ नेगेटिव था उसके साथ, हालांकि अ, मैंने फिर उसको जो गाइड किया, तो उसको देख करके मुझे लगता है कि नहीं, आज के टाइम में भी दे कम बैक टू मी कि हाँ, मैडम को कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे तो कुछ सही सजेशंस मिल जाएंगे। तो हम्म। ये जो करियर मेरा काउंसलिंग वाली जो जर्नी थी, वो साथ साथ चलती रही।
और उससे एक कॉन्फिडेंस भी आता गया कि अच्छा आई कैन गाइड पीपल। एंड इन द मीन टाइम फिर 2021 में जब कोविड चल रहा था उस वक्त फिर आयरन लेडी सामने मुझे बस मैं ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी, मुझे दिख गया कि आयरन लेडी का कुछ है। तो वहां वहां से फिर आयरन लेडी की जर्नी शुरू हुई, मैंने वो कोर्स किया एंड दैट वाज लाइक दैट चेंज्ड माय लाइफ 360 डिग्री। उसने मतलब एकदम से बहुत सारी चीजें बदल के रख दी। ठीक है, मैं बहुत ओपन रही शुरू से, या बहुत स्ट्रगल्स से कभी नहीं डरी, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कुछ फेज ऐसे आते हैं जब आप थोड़ा लो फील करने लग जाते हैं, राइट? तो वहां मुझे एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला, और यहीं पे मुझे मालूम चला कि सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट का कोई कोर्स भी है, और उसके थ्रू फिर एक नई दिशा आपके करियर को मिल सकती है। बहुत बढ़िया। 2022 में मैंने क्यूटी मार्क्स करियर काउंसलिंग सर्विसेज को लॉन्च किया, और वहां से ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ की हम लोग करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं, और उसके साथ ही अदर वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड हम करते हैं। तो क्यूटी मार्क्स इस तरह से सामने आया। बहुत ही बढ़िया। बहुत जब क्योंकि आप काउंसलिंग वाली फील्ड में आ गई सक्सेसफुली, आपने अपना क्यूटी मार्क्स काउंसलिंग सर्विसेज भी शुरू कर दिया। तो आज की डेट में यूथ जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी, क्योंकि आज की डेट में बच्चों के पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और जितनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, जो एक बेनिफिट है वो तो है, बट उसके साथ एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है ना, वो डिसाइड करने में, एक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हम्म। परेशानी होती है। तो आज की यूथ को एज़ अ एडवाइज़र आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जैसे करियर चॉइसेस की बात जहां तक आती है, अभी भी अवेयरनेस की काफी कमी है। वो चाहे मेट्रोज हो, चाहे छोटे शहर हो, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, जहां भी हो, अभी भी एक्सपर्ट्स के पास जाने में लोग हिचकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट जो टीनेजर्स हैं, और स्पेशली टीनेजर्स के जो पेरेंट्स हैं, उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और बच्चे को एक सही समय पे गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे आपने बोला कि करियर चॉइसेस तो हैं, लेकिन क्या होता है कि अभी भी पेरेंट्स का करियर चॉइसेस होने के बावजूद भी जो एक मेजर समूह है, अभी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल और उसी पे अटका पड़ा है, या गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में हुँ, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बहुत ज्यादा क्रेज आज के डेट में भी है। बिल्कुल है। पेरेंट्स अभी भी मेरे पास आते हैं जो, तो कॉमर्स, अगर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चे को कॉमर्स पढ़ाइए, उसके लिए सूटेबल है, तो उनके लिए थोड़ा एक मतलब उसको डाइजेस्ट करना फेस मुश्किल करना, होता है, सही राइट? बात। यस। तो तो टीनेजर्स से ज्यादा मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि क्लास 8th 9th में जब आपके बच्चे हों, तभी आप एक्सपर्ट्स से मिले, जो करियर काउंसलर्स हैं आपके आसपास, आप उनको अप्रोच करें, उनको मिले। आपको सिर्फ ये नहीं पता लगेगा उसके थ्रू कि आप आपके बच्चे को कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, बल्कि आप उसके पूरी पर्सनैलिटी के बारे में समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, करियर चॉइस सिर्फ कोई एक मतलब बहुत छोटा सा डिसीजन नहीं है, ये जिंदगी का मेरा मैरिज से भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एकदम क्लास 8वीं 9वीं में ही उनको एक्सपर्ट्स की सलाह मिले, बच्चे समझे खुद को, खुद की पर्सनैलिटी समझे, अपने इंटरेस्ट को समझे, एंड उसके हिसाब से स्किल्स एंड एबिलिटीज एक्वायर करे, उसके कॉम्बिनेशंस को मिक्स एंड मैच करके, और तब फिर कोई पर्टिकुलर करियर फील्ड में आगे बढ़े। ठीक है। सही बात है। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि जो कंफ्यूजन वाला चीज है उसको दूर करने के लिए आजकल इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट वे आउट। आपका वो क्या है कि जॉब्स साइम्युलेशन है, उसमें आपको ये पता लग जाएगा, मैंने यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ इट कि अच्छा, हुँ, मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाला हूँ, तो मुझे इस फील्ड में किस तरह का काम करना पड़ेगा, कोडिंग करनी होगी तो किस तरह की। तो वो असाइनमेंट्स आपको इन इंटर्नशिप्स में मिल जाते हैं, वर्चुअल इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं,
और वो करना ही चाहिए। आपका प्रोफाइल भी बच्चे का स्ट्रांग होता है और दूसरा आपको एक क्लैरिटी आती है कि अच्छा इस फील्ड में मैं काम कर भी पाऊँगा या नहीं। तो आज की डेट में जो मैम की एडवाइस हमारे लिए है वो ये है कि जब आप 8th 9th क्लास में हैं, जब आपके किन्हीं सब्जेक्ट्स में इंक्लिनेशंस बढ़ने लगते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आने लगती है और क्योंकि ये एक साइकोएनालिसिस टेस्ट के साथ सबऑर्डिनेटेड होता है, तो ना सिर्फ़ आपके इंक्लिनेशंस बट हर इंसान के अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। और जब आप अपना करियर अपनी एबिलिटीज़, अपनी लाइकिंग, अपने पैशन के हिसाब से चूज़ करते हैं, तो वो कभी भी बर्डन नहीं लगता और वहाँ पे जो है आप आउट परफ़ॉर्म करते हैं बाकी सबको। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे की इंक्लिनेशन को एज़ अ पेरेंट हम समझें और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ जहाँ बच्चा खुल के बात कर सके और उसके बाद सही समय पे करियर गाइडेंस ली जाए ताकि हम बच्चे के शौक और अवेलेबल चॉइसेस के हिसाब से उसके लिए बेस्ट पिक ले सकें सो दैट ही और शी डज़न्ट स्ट्रगल इन लाइफ फर्दर। तो क्योंकि कृष्णा ने अपने आप लाइफ में उस गाइडेंस के लैक को सफ़र किया था, दैट इज़ द रीज़न शी चोज़ हर निश टू बी समथिंग वेयर शी कैन काउंसल द स्टूडेंट्स, द यूथ सो दैट दे मेक द बेस्ट आउट ऑफ देयर लाइव्स। इज़न्ट दैट कमेंडेबल? सो चलिए ये स्टूडेंट्स, यूथ और एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात हुई। अब एज़ अगर वुमन बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएँ, आज की डेट में भी लेडीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल है। अगर हम एजुकेटेड हैं और हम मेट्रो सिटीज़ में हैं हमारे पास तो भी चॉइसेस होती हैं, घर से बाहर निकलते हैं, 100 लोगों से मिलते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है। बट प्रॉब्ली टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जहाँ इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, जहाँ इतना एक्सपोज़र नहीं है, वहाँ पे भी हुनर तो सभी के अंदर है। तो वो जो लेडीज़ हैं, जो कुछ करना चाहती हैं बट उस लैक ऑफ सपोर्ट या लैक ऑफ गाइडेंस की वज़ह से कुछ नहीं कर पा रही, ऐसी लेडीज़ के लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए एक्चुअली जो लेडीज कुछ नहीं कर पा रही हैं तो उनमें मैं कमी सराउंडिंग्स में कम और खुद में ज्यादा बात करती हूँ कि अगर मैं क्योंकि मैं पहली वो इंसान होनी चाहिए है ना, एज अ वुमेन या एज अ गर्ल मुझ में ये अंदर से होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, तभी आप अपने आसपास वो माहौल या सराउंडिंग्स को बीट कर पाएंगे चाहे वो कितनी भी स्ट्रगल्स हो, क्योंकि आप खुद के लिए क्या सोच रखती हैं, क्या स्टैंड लेती हैं। तो इसलिए एज अ इवन इफ यू आर हैप्पी बीइंग अ हाउसवाइफ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप निकलिए और आप कमाना शुरू करिए तो ही लाइफ आपकी अच्छी है। आप एज हुँ। अ हाउसवाइफ भी अगर रह रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद दैट, आप उसके साथ खुश हैं, देन इट्स परफेक्टली फाइन। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है निकल के काम करने की। लेकिन जस्ट फाइंड आउट योर आइडेंटिटी कि आप घर पे है क्या, जो रेस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक ये तो इवैल्यूएशन करना बनता है, राइट। और अगर वहां आपको लगता है कि यू आर मिसिंग समथिंग अराउंड, तो डेफिनेटली फिर आप फाइंड आउट करना शुरू करिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, वो कोई जॉब हो सकता है, घर बैठे भी बहुत सारी औरतें हैं जो लोग की यूट्यूब पे चैनल्स चला रही हैं। इवन आई वुड टेक यू एज अ रोल मॉडल पूनम, कि आप अभी पॉडकास्ट आपने शुरू किया है, आप आपने जॉब जैसे जो भी जॉब किया होगा और अभी आप पॉडकास्ट रन कर रही हैं, तो आप किसी और के लिए काम नहीं कर रही हैं, खुद कर रही हैं। ठीक है, ये माइट बी अ स्ट्रगल इन द बिगिनिंग, लेकिन हो सकता है ये कुछ समय बाद ये पॉडकास्ट इतना पॉपुलर हो जाए कि यू वुड स्टार्ट अर्निंग। मैं सिर्फ मॉनिटरी ये पे टर्म्स में नहीं बात कर रही, बल्कि एक रेस्पेक्ट, एक नेम, एक आइडेंटिटी की बात कर रही। एब्सोल्युटली। तो इसलिए खुद के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है, हम किसी और को ब्लेम ना करें, लेट्स स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, बहुत राइट। ही बढ़िया। बिल्कुल यहाँ पे आपकी और मेरी सोच बिल्कुल मिलती ही है कृष्णा। किसी भी चीज़ का बाहर से कभी भी बिगिनिंग नहीं होता है। जैसे एक सेइंग है, व्हेन अ एग ब्रेक्स फ्रॉम इनसाइड इट्स डैमेज्ड, बट व्हेन इट ब्रेक्स फ्रॉम इनसाइड अ न्यू लाइफ इज़ बोर्न। तो उसी तरीके से जब आपके अपने अंदर से वो फीलिंग्स आएँगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे जो भी आपकी इच्छा है, मुझे अपने लिए रिस्पेक्ट चाहिए या मुझे अपने लिए अर्निंग्स चाहिए या आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय ओन, तभी कुछ आप कर पाती हैं। यहाँ पे बात ये है कि आप अपने लिए खड़े हो पाएँ।
आप अपने बच्चों के लिए खड़े हो पाएँ, कल को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर पाएँ और आपको वो रिस्पेक्ट मिले। और आपको ये लगे कि आप किसी से कम नहीं हैं। जो काम आज की डेट में आदमी कर सकते हैं, वो औरत भी कर सकती हैं और कई फ़ील्ड्स में उनसे काफ़ी अच्छा भी कर सकती हैं। तो जो भी पैशन आपका है, प्लीज़ आप उसे ढूँढिए, अपने अंदर उस हिम्मत को इकट्ठा कीजिए और आगे बढ़िए। तो बिल्कुल कृष्णा की तरह, जैसे मैंने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप गलतियाँ होंगी, कुछ सीखेंगे, कुछ स्ट्रेंथ आएगी और तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। अपनी पोएट्री में से आप कुछ बोलना चाहें, एनीथिंग स्पेशल दैट यू वुड वांट टू शेयर विद द ऑडियंस टुडे? सौंदर्य और साहस से सजी है तू। सौंदर्य और साहस से सजी है तू, अपना रास्ता बना, कहानियां सुना। क्योंकि तेरे अंतर मन में एक विश्व बसा है। क्योंकि तेरे अंतर मन में एक विश्व बसा है, जहां सपने उड़ते हैं और आशा मिलती है। इसलिए उठो, इसलिए उठो हे स्त्री, अपना दायित्व निभाओ। प्यार और साहस के साथ अपनी छाप छोड़ो। इसलिए उठो हे स्त्री, अपना दायित्व निभाओ। प्यार और साहस के साथ अपनी छाप छोड़ो। एकता के गीत में हम साथ मिलकर उड़ेंगे। एकता के इस गीत में हम साथ मिलकर उड़ेंगे। आवाजों का संगीत हमेशा के लिए बजेगा। So that is the message for all the women who are struggling and who are like scared to take that very first step towards their like achieving their dreams. कुछ भी, कोई भी छोटी सी भी आशा है आपके मन में, आपकी अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो वो पहला कदम आपको ही बढ़ाना होगा। सो बहुत ही इसी सुंदर। संदेश के साथ बहुत ही सुंदर कविता और अपने आप में पूरा एक मैसेज कन्वे करती हुई। थैंक यू सो मच कृष्णा कि आपने टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल लर्निंग्स हम सबके साथ शेयर करी। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आपकी कहानी से इंस्पायर होकर के अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए तो इससे बढ़िया हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। Thanks a lot.